दरख्तों के दरमियान बजरी की वो रविश खासी तवील थी, जिसके इख्तिताम पर वो हवेली नुमा इमारत थी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पोर्च में बाएं तरफ बिल्कुल आखिर में कोई गाड़ी भी खड़ी थी। यहाँ कोई है क्या? मैंने कस्तूरी की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। नहीं, तुम्हें ये शुबा क्यों हुआ? कस्तूरी ने पूछा। वो गाड़ी, मैंने इसकी तरफ इशारा किया। ओ, वो कस्तूरी पोर्च में दाखिल होते हुए बोली। शर्मिला की है, लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। अरसे से यहाँ खड़ी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। तुमने ये तो सुना ही होगा कि राजे महाराजे अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने दरवाजे पर हाथी बांधा करते थे। हाथियों का दौर तो अब गुजर चुका, इनकी जगह गाड़ियों ने ले ली। तो ये समझ लो कि शर्मिला ने भी अपनी शान बढ़ाने के लिए ये खटारा यहाँ खड़ी कर रखी है। देखने वालों पर कुछ रोक तो पड़ता है। बातें करते हुए इसने पोर्च वाला दरवाज़ा भी खोल दिया। वो कुछ देर तक दीवार टटोलती रही, फिर चट की हल्की सी आवाज़ उभरी और वो जगह रोशन हो गई। ये कुशादा रहदरी थी, जिसके अख्ताम पर एक मुख्तसर सा हॉल था। कस्तूरी बत्ती जलाकर हमारी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई और हॉल कमरे में पहुंचकर भी बत्ती जला दी। इतने में हम भी इसके करीब पहुंच गए। कस्तूरी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और दूसरे लम्हे इसके हलक से कहकहे उबल पड़े। एक लम्हे को मुझे शुबा हुआ कि कहीं इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, लेकिन ये कहके लगाने की वजह मेरी समझ में आ गई। मैंने समुद्रा की तरफ देखा। इसका लिबास तो कीचड़ में लथपथ था ही, हाथ मुंह और चेहरा भी लुथड़ा हुआ था और गालिबन ऐसी हालत मेरी भी थी। यूँ तो कस्तूरी का लिबास और हाथ भी कीचड़ आलूद थे, मगर इसका चेहरा छुपा हुआ था। अब मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। मैंने कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बाथरूम का रास्ता बताओ। कस्तूरी मुझे एक कमरे में ले आई और बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। तुम यहाँ अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मैं समुद्रा को दूसरे बाथरूम में ले जाती हूँ। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया और बाथरूम में घुसते ही कपड़े उतार कर फेंक दिए और शावर खोल दिया। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला ही रहने दिया। मैं काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। बदन पर से कीचड़ बह जाने के बाद मैंने इधर उधर देखा और साबुन उठाकर जिस्म पर रगड़ने लगा। मैं तकरीबन आधा घंटा शावर के नीचे खड़ा रहा, फिर पानी बंद करके इधर उधर देखने लगा। बाथरूम शीशे के दरवाजे वाला एक कैबिनेट भी था, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के लोशन, क्रीमें और स्प्रे रखे हुए थे। इसके साथ ही तौलिया स्टैंड भी था, मगर इस पर तौलिया नहीं था। मैं बाथरूम से निकल आया और बेड पर बिछी हुई चादर उठाकर जिस्म पर लपेट ली और कमरे से बाहर आ गया। सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और बत्ती जल रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा, कोई अंदर तो नज़र नहीं आया। अलबत्ता बाएं तरफ बाथरूम से समुद्रा और कस्तूरी के हंसने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं हॉल कमरे में आकर एक सोफे पर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों इस कमरे से बरामद हुई। दोनों ने शर्मिला बाई के कपड़े पहन रखे थे। शर्मिला गालिबन खासी सेहतमंद किस्म की औरत होगी, क्योंकि समुद्रा के जिस्म पर वो कपड़े ढीले ढाले लग रहे थे। लाश का बोझ उठाए रहने से मेरे कांधे दुखने लगे थे। लगता है ज़िंदगी में इस कमज़ात को वज़न बढ़ाने के सिवा कोई और काम ही नहीं था। मैंने एक हाथ से बायां कांधा दबाते हुए कहा, थकन दूर करने के लिए इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही है, लेकिन जाहिर है इस वक्त यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। कस्तूरी मुस्कुरा दी। शर्मिला मेरे लिए लाउबाली नहीं है। वो घर में हर चीज़ का बंदोबस्त रखती है ताकि जब वापस आए तो कोई परेशानी न हो। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। चाय पाउडर की मिलेगी, इसने कहा। इस वक्त तो बगैर दूध की भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा। कस्तूरी हॉल के बाएं तरफ एक दरवाजे में गायब हो गई। समुद्रा मेरे साथ दूसरे सोफे पर बैठ गई। इसके चेहरे पर अब भी खौफ के हल्के से साए नजर आ रहे थे। वो खामोश बैठी मेरी तरफ तकती रही। 15-20 मिनट बाद कस्तूरी चाय बना कर ले आई और फिर चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम इस सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे जिससे अभी गुजर कर आए थे। दयाल शंकर की लाश मिल गई तो सबसे पहला शुबा तुम पर होगा, मैंने कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा। पंडित राम अवतार को मालूम है कि तुम्हारे पास आया था और तुमने इसे बताया था कि वो मेहमानों को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया हुआ है और जब लाश मिलेगी तो। ये बात सिर्फ राम अवतार जानता है कि दयाल शंकर मेरे पास आया था। कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। और मैं जानती हूँ कि राम अवतार जैसे हरामी शख्स की ज़ुबान कैसे बंद रखी जाती है। हाँ, तो मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो बात क्या है? मेरा मतलब है वो काम जिसके लिए तुमने हमें पनाह दी थी, वो काम भी इस हरामी से मुतल्लिक है, कस्तूरी ने कहा और समुद्रा की तरफ देखने लगी। वो शायद इसके सामने कुछ कहते हुए झिझक रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हें नींद रही है, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ाऊँ, बल्कि तुम इस कमरे में चली जाओ। समुद्रा ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा कर दिया। वो कुछ कहे बगैर उठकर इस कमरे की तरफ चली गई। आप बताओ क्या किस्सा है? मैंने सवालिया निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। मैंने चादर पूरी तरह अपने जिस्म पर लपेट रखी थी। बात यह है, वो मेरी तरफ झुकते हुए बोली, पंडित राम अवतार तकरीबन 3 साल पहले यहाँ आया था।
इसने पता नहीं क्या किया कि मंदिर का पहला पुरोहित पंडित श्याम कुंदन अपनी गद्दी इसे सौंप कर चला गया। इसके बाद ना तो इसे कभी देखा गया और ना ही इसके बारे में कुछ सुना गया। ये मंदिर अगरचे है तो छोटा सा, मगर यहाँ आमदनी बहुत है। पंडित राम अविताल ने करोड़ों रुपए मालियत का सोना और कीमती चीज़ें जमा कर रखी हैं। वो बहुत अयाश आदमी है। इसने इस मंदिर को जराइम और अयाशी का अड्डा बना रखा है। पुलिस भी इसकी मुट्ठी में है। शहर के बड़े बड़े लोग अयाशी के लिए यहाँ आते हैं। इन्हें घरों पर भी लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं। मंदिर में आने वाली कोई भी खूबसूरत लड़की इनसे बचकर नहीं जा सकती। कई मरतबा बात पुलिस और आला अफसरान तक भी पहुँची, लेकिन राम अवतार का कुछ नहीं बिगड़ा। अलबत्ता फरियाद करने वालों को ही डरा धमका कर जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया गया। राम अवतार से मैंने भी बड़ी जिल्लत उठाई है। चंद घंटे पहले तुम देख चुके हो कि वे मुझे किस तरह अपनी जागीर समझता है। 3 साल पहले जब इसने पहली मरतबा मेरे साथ ज्यादती की थी तो मैंने इसकी शिकायत एक बड़ी ऑफिसर से कर दी थी, लेकिन यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। इस वक्त राम अवतार भी इस ऑफिसर के बंगले के कमरे में मौजूद था। वो ऑफिसर मुझे इस कमरे में ले गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पंडित राम अवतार एक सोफे पर बैठा हुआ था और एक लड़की से शराब पिला रही थी। मैं भी इसके चुंगल में फंस गई। मुझे एतराफ़ है कि मेरे साथ शुरू ही से ज्यादतियाँ होती रही हैं। हमदर्दी जताकर मुझे ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा है। कभी बहन कहकर मुझे रोंदा गया और कभी बेटी बनाकर मुझे पामाल किया गया, लेकिन जितनी अजियत मुझे सलामी पंडित के हाथों उठाना पड़ी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मुझे बड़े बड़े सरदारों की खिदमत में पेश करता रहा। इन दिनों मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर भागी थी। अब मैं महीने में एक मरतबा यहाँ आती हूँ। इसे पता चल जाता है और इसी रात शैतान की तरह टपक पड़ता है। दूसरे के सामने मुझे बेटी कहता है, लेकिन ये शैतान से भी बड़ा शैतान है। इसका अंदाज़ा मैं लगा चुका हूँ। मैंने कहा, तुम वो बात कहो जो कहना चाहती हो। रामा विताल ने बड़ी दौलत जमा कर रखी है। कस्तूरी ने कहा, करोड़ों का सोना होगा जो इसने तहखाने में छुपा रखा है। मैं बहुत अरसे से इसे ये दौलत छीनने का मंसूबा बना रही हूँ, लेकिन इसके भरोसे का कोई आदमी नहीं मिल रहा। मैं जानती हूँ जिसको भी साथ मिलाऊंगी वो दौलत हासिल कर लेने के बाद मुझे ही मौत के घाट उतार देगा और सब कुछ लेकर फरार हो जाएगा। मैंने दयाल शंकर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। वो मेरे कुरब का ख्वाहिशमंद था। कई मरतबा कोशिश भी कर चुका था, मगर मैंने हर मरतबा इसे धुतकार दिया था और फिर मैंने इससे ये काम लेने का फ़ैसला किया, लेकिन नतीजा बिल्कुल बरक्स निकला। मेरा मनसूबा जान लेने के बाद इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसका मुतालबा पूरा नहीं किया तो वो पंडित को मेरी साजिश से आगाह कर देगा। अब मैं इस भैंसे के चंगुल में भी फंस चुकी थी। वो जब चाहता मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। मुझे ऐसे करी और बदहैबत लोगों को देखकर ही घिन आती थी, मगर मैं इनका खिलौना बनने पर मजबूर हूँ। वो चंद को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुमसे बस मुलाकात हुई तो न जाने मुझे ये यकीन सा क्यों हो गया कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने हमें अपने साथ चलने की पेशकश की और अब मेरी दूसरी पेशकश ये है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो पंडित अवितार की दौलत में से आधा हिस्सा तुम्हारे पास दौलत होगी तो तुम आसानी से इस मुल्क से निकल सकोगे। तुम्हें कदम कदम पर पुलिस का सामना है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस वालों को घोंस खाने का बहुत शौक है। वो हराम की कमाई पर पल रहे हैं। तुम्हारे पास दौलत होगी तो कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, और अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो मैंने गहरी नज़रों से इसकी तरफ देखा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे इस बात की तो खुशी होगी कि तुमने मुझे धोखा देने के बजाय साफ गोई से काम लिया। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जहाँ चाहो चले जाना। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश नहीं करूंगी। कस्तूरी बात करते हुए मेरी तरफ झुकी जा रही थी। मैं इससे अलग हट कर बैठ गया और बड़ी तवज्जो से इसकी बातें सुनने लगा। सुबह का अखबार मेरे लिए बहुत सी तशवीश अमेज़ ख़बरों से भरा हुआ था। उस रोज़ हम सुबह 10 बजे तक सोते रहे। चाय का इंतज़ाम तो था, मगर नाश्ता करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। कस्तूरी ने पहले हमें चाय बना कर दी और फिर नाश्ते का सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार चली गई। इस दौरान मैंने बाथरूम में पड़े हुए अपने गंदे कीचड़ आलूद कपड़े धोकर बाहर धूप में घास पर फैला दिए और बिस्तर की चादर को धोते की तरह लपेट लिया। 1 घंटे बाद कस्तूरी नाश्ते का सामान ले आई। इसके पास 2 अखबार भी थे। एक तो हनुमानगढ़ी से शाया होता था और दूसरा कोटपुतली का अखबार था। कोटपुतली वाले अखबार में हमारे हवाले से सनसनीखेज बात यह थी कि पहले सफ़े पर समुद्रा की तस्वीर भी थी। ये तस्वीर रूप स्याही के साथ थी और ज़्यादा पुरानी नहीं थी। रूप स्याही टेरेस में गार्डन चेयर पर बैठा हुआ था। इसके हाथ में शराब या किसी और मशरूब का गिलास था। समुद्रा कुर्सी के हत्थे पर बैठी हुई थी। इसका बोझ रूप स्याही पर था। इसने एक बाजू रूप स्याही की गर्दन में हमाइल कर रखा था और गोल्फ कैप थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और इसका चेहरा रूप स्याही के चेहरे से मिला हुआ था।
इसने साड़ी पहन रखी थी जिसका पल्लू नीचे फर्श पर लटका हुआ था। मैं देर तक इस तस्वीर को गौर से देखता रहा। चूँकि सुमित्रा के साथ रहता था, एक तवील अरसे से हमारा साथ था, इसलिए मैंने तस्वीर में सुमित्रा को पहचान लिया था। लेकिन मेरे ख्याल में किसी आम आदमी के लिए जिसने ज़िंदगी में पहले कभी सुमित्रा को न देखा हो, ये तस्वीर देखकर इसे पहचान लेना आसान नहीं हो सकता था। इस अखबार ने एक बार फिर मेरा माजी खंगाल दिया। माउंट आबू से कोटपुतली तक की सारी तारीख दोहरा दी और सुमित्रा के बारे में भी ये इंकशाफ किया था कि वो दरअसल मेरी ही साथी थी, जो किसी मिले जुले मंसूबे के तहत 3 महीने पहले कोटपुतली आ गई थी और रूप स्याही के साथ रह रही थी। और जब मैं कोटपुतली पहुंच गया तो हमने रूप स्याही को कत्ल करके भागने की कोशिश की। रूप स्याही तो बच गया, लेकिन मेरी साथी रत्ना फरार की कोशिश में पुलिस के हाथों मारी गई। अखबार में रत्ना की लाश की भी तस्वीर थी। इसके बारे में भी मुख्तसर सा लिखा हुआ था कि वो मशरक़ी पंजाब की रहने वाली थी और मेरी इससे पहले मुलाकात माउंट आबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट में हुई थी। इसके बारे में भी और भी बहुत कुछ लिखा था, जिसमें ज़्यादातर मुबालगा आराई थी। रूप स्याही का भी बयान था। इसकी हवेली से हमारे फरार के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो हमारे खिलाफ सरकार से हर तरह का ताउन करने को तैयार था, इसलिए इसको कुछ छूट दे दी गई। इसने अपने बयान में कहा था कि हम पंजाब की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। सुमित्रा ने शायद किसी वक्त इससे ऐसी कोई बात कही होगी, इसलिए इसने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया था कि पंजाब की तरफ जाने वाले रास्तों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। सुमित्रा ने भी ये खबरें पढ़ी और रूप स्याही के साथ अपनी तस्वीर देखकर तो वो बदहवास सी हो गई। कस्तूरी नाश्ता तैयार करके ले आई। मेरा ख्याल था कि इसने बाजार से अखबार ख़रीद कर तय करके रख लिए थे। नाश्ता मेज़ पर सजा कर इसने कोटपुतली वाला अखबार उठा लिया। पहले सुर्खियाँ देखती रही, फिर रूप स्याही और सुमित्रा की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये रूप स्याही है, इसे तो शायद पहले भी मैंने कहीं देखा है, पर यह लड़की कौन है? मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने मायने खेज निगाहों से सुमित्रा की तरफ देखा, फिर कस्तूरी की तरफ देखते हुए बोला, रूप स्याही कई आश आदमी है, इसकी ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई होंगी। अखबार वाले रूप स्याही की तस्वीर छापना चाहते होंगे, कोई अलग तस्वीर नहीं मिली होगी, उन्होंने ये छाप दी। अगर ऐसी बात है तो लड़कियों के मामले में इसका ज़ौक़ अच्छा है, कस्तूरी बोली। मैंने एक बार फिर मायने खेज निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा कर रह गई और फिर हम नाश्ता करने लगी। मैंने कस्तूरी को इस तस्वीर के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा था। अगर तस्वीर वाली लड़की इसके लिए अजनबी थी तो इसे अजनबी ही रहना चाहिए था। वैसे मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जिसने सुमित्रा को पहले कभी नहीं देखा था वो इस तस्वीर से इसे नहीं पहचान सकता था। पंडित राम अविताल ने कल रात ठीक ही कहा था। कस्तूरी ने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा, पुलिस ने यहाँ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। गुज़श्ता रात शहर के तमाम होटल, सराय और गेस्ट हाउसेस को भी चेक किया गया है। रेलवे स्टेशन की भी निगरानी हो रही है। हर जवान औरत और मर्द पर गहरी निगाह रखी जा रही है। शहर से बाहर जाने वाली प्राइवेट गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। दयाल शंकर की लाश तो अभी नहीं मिली। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। अभी ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई, कस्तूरी ने जवाब दिया। नाले के पानी की रवानी बहुत तेज़ है, हो सकता है वो लाश पानी में बहती हुई बहुत दूर निकल गई हो और 2-4 रोज़ बाद जब वो किसी जगह दरियाफ्त हो तो शनाख्त के काबिल न हो। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन राम अवितार तुमसे इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। मैंने कहा, 1-2 दिन तक तो मैं इसका मुंह बंद रख सकती हूँ और इसके बाद ये तुम्हारा काम होगा कि इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। कस्तूरी ने कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सर हिला कर रह गया। कस्तूरी ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया था। किसी को मौत के घाट उतार देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इस मार धाड़ का आदी हो चुका था। जब अपनी जान खतरे में हो तो दूसरे की जान ले लेने में कोई हर्ज नहीं समझता था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरे रास्ते में नहीं आया था, मेरे लिए किसी नुकसान या ख़तरे का बायस नहीं बन सकता था, इसे मौत के घाट उतार देना मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। लेकिन कस्तूरी राम अवितार को मेरे हाथों से मरवाना चाहती थी और वो इतनी सीधी सादी भी नहीं थी कि मैं इस पर भरोसा कर लेता। मुझे यकीन था कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले वो कोई ऐसा बंदोबस्त ज़रूर करेगी कि जैसे ही काम हो जाए मुझे भी किसी चक्कर में फंसा दिया जाए। नाश्ते के बाद हम देर तक बैठे बातें करते रहे। दोपहर के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था। कस्तूरी ऐसी सुगड़ नहीं थी कि वो आटा गूंथती और रोटियाँ पकाती। सुमित्रा भी ऐसे कामों से हमेशा दूर ही रहती थी। ऐसी सूरत में जाहिर है दोपहर का खाना भी बाहर से ही आता। 1 बजे के करीब कस्तूरी खाने का सामान लेने के लिए निकली तो मैंने सुमित्रा को भी इसके पीछे जाने के लिए कह दिया। मैं सुमित्रा हकला गई, यानी अखबार में मेरी तस्वीर शाया होने के बाद भी तुम मुझे बाहर जाने का कह रहे हो। कस्तूरी तुम्हारी वो तस्वीर नहीं पहचान सकी तो पिछले 19-20 घंटों से तुम्हारे साथ है।
कोई और तुम्हें कैसे पहचान सकेगा। मैंने कहा, वैसे अगर तुम चुनरी का घूंघट निकाले रहोगी तो किसी को तुम्हारा चेहरा भी नज़र नहीं आएगा। एहतियातन ये पिस्तौल अपनी लिबास में छुपा लो, तुम्हें कुछ तसल्ली रहेगी। जाओ, देर मत करो। वो दूर निकल गई होगी। समुद्रा चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रही, फिर इसने पिस्तौल लेकर इसे अपने लिबास में छुपा लिया और सर पर चुनरी दुरुस्त करते हुए बाहर निकल गई। समुद्रा के जाने के बाद मैं कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठा रहा और फिर उठकर मकान का जायज़ा लेने लगा। मकान का नक्शा अगरचे किसी हवेली की तरह पुरानी तर्ज का था, लेकिन इसे ठीक ठाक करवाने के लिए खासी रकम खर्च की गई थी। इसमें जदीद तर्ज तामीर की कुछ तब्दीलियाँ भी की गई थीं जो नुमाया तौर पर दिखाई दे रही थीं। एक कुशादा दरवाज़ा पिछली तरफ भी था, जिसके साथ ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। पिछली तरफ भी बहुत खुली जगह थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर गया और चारों तरफ देखने लगा। अगली बाउंड्री इमारत से तकरीबन 15 गज दूर थी। इसके पिछली तरफ मैदान सा था और इस मैदान की पल्ली तरफ गुंजान आबादी नजर आ रही थी। मैं काफ़ी देर ऊपर खड़ा अतराफ का जायज़ा लेता रहा और फिर उतर कर नीचे आ गया। इस हवेली से फरार के इम्कानात भी थे और घेरे जाने के भी। ऐसा कोई वक़्त आने पर ही सही फैसला किया जा सकता था। मैंने सामने वाले लॉन में घास पर पड़े हुए अपने कपड़े उठा लिए जो सूख चुके थे और अंदर आकर कमरों में घूम फिर कर स्त्री तलाश करने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। स्त्री की तलाश में कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरी आंखों में हैरत सी भर आई और मैं दरवाजे के करीब ही रुक कर इधर उधर देखने लगा कि काफ़ी कुशादा बेडरूम था। एक तरफ बहुत शानदार किंग साइज डबल बेड बिछा हुआ था, सिरहाने की तरफ इससे जुड़ी हुई साइड टेबल और इसके साथ सफ़ेद फार्मिका की ड्रेसिंग टेबल थी जिसमें कद आदम आईना लगा हुआ था। बेड की दूसरी तरफ सफ़ेद फार्मिका ही की बड़ी अलमारी और इसके साथ शीशे के दरवाज़ों वाला वार्डरोब था जिसमें हैंगरों पर जनाना कपड़े टंगे हुए थे और निचले खाने में कई सैंडल भरे हुए थे। बाथरूम के साथ वाली दीवार के साथ स्त्री स्टैंड रखा हुआ था जिसके नीचे कपड़े रखने के लिए दराज भी बने हुए थे और ऊपर गोदरेज की इस्त्री पड़ी हुई थी। इस्त्री और स्टैंड के कुशन पर हल्की सी ढोल पड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर इस्त्री और कुशन साफ किया और इस्त्री का प्लग स्टैंड के पीछे दीवार में लगे हुए सॉकेट में लगा दिया। इस्त्री को गर्म होने के लिए छोड़कर मैं एक बार फिर कमरे का जायज़ा लेने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में किसी लड़की की रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस लड़की की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं थी और इसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कस्तूरी की दोस्त शर्मिला थी। वो भी अगरचे इसकी तरह रुकासा थी, लेकिन इसके घर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके पास पैसे की कमी नहीं थी और वो इस पैसे को खर्च करना भी जानती थी। वो अगरचे ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी, मगर इसे अपने आप और घर को संभालने का सलीका आता था। कस्तूरी शर्मिला से ज़्यादा हसीन थी, वो भी रुकासा थी और किसी नाइट क्लब ही में प्रोग्राम करती थी, मगर इसने यहाँ कच्ची आबादी में घर ले रखा था और वहाँ सामान भी बहुत घटिया और बराए नाम ही था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो शुरू में अपने आप को नहीं संभाल सकी, दूसरों की आलाइकार और खिलौना बनी रही। वो ब्लैकमेल होती रही और अब भी हो रही है और शायद इसलिए इसकी अपनी माली हालत न गुफ्तबा थी और वो दूसरों की दौलत पर नज़रें गाड़े बैठी थी। मैं शर्मिला की तस्वीर से नज़रें हटाकर इस्त्री स्टैंड की तरफ मुतवज्जा हो गया और अपने कपड़े इस्त्री करने लगा। फिर मैंने इस्त्री बंद कर दी और बाथरूम में घुस गया। शावर के नीचे ठंडे पानी के गुसल से मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। कपड़े पहनकर मैं हॉल कमरे में आ गया, लेकिन वहाँ रुकने की बजाय सीधा बावर्ची खाने में आ गया। मतलूबा चीज़ें तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चाय बनाकर मैं पोर्च में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। ये रिहायशी इलाका था और इस सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ सुनाई दे जाती। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ बैठे रहा और फिर अंदर आ गया। एक मरतबा फिर घूम फिर कर पूरे घर का जायज़ा लिया और दोबारा हॉल कमरे में अखबार लेकर बैठ गया। मैं अपने बारे में खबरें पढ़ पढ़ कर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। मेरे और रत्ना के बारे में कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जिन्हें मैं भूल ही चुका था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।